हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स कराने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। और जो भी हम शॉर्ट नोट्स में जो भी कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो समझिए कि एग्जाम में जो जाके आपको कन्फ्यूजन होता है उसी टाइप से है। जो बिल्कुल ही हल्का है, जो इसको आप इजीली बना सकते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए हैं वैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड वैसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकता है। इसमें लिक्विड और गैस दोनों हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड नहीं होगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी कंसेप्ट है वो कंटिन्यूम कंसेप्ट को फॉलो करता है। कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या है कि कोई भी वॉइड्स और फ्री स्पेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ग्लास पानी है तो इसके अंदर में जो भी पानी है उसमें कोई भी वॉइड्स और फ्री स्पेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूम है। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? न्यूटन नंबर होता है, इसी से पता चलता है कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो है वैलिड है कि नहीं है। नुडसन नंबर इक्वल्स टू मीन फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ फ्लो, लेमडा बाई एल होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लेमडा बाई एल अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0.01 होता है तो वो कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड है, और ग्रेटर देन 0.01 होता है तो कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड नहीं है। न्यूटन का जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन होता है। वेट जो होता है 1 किलोग्राम फोर्स होता है। 1 किलोग्राम फोर्स को 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये कंटेनर। इसमें आपको बोलना है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होगा। यहाँ तक पानी भरा हुआ है एच तक, तो देखिए एरिया सेम होगा π/4d² इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल दिया तो टोटल हाइट ले लेंगे यहाँ पे एच, टोटल हाइट। और अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पूछ दिया तो π/4d² इंटू स्मॉल हाइट हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होगा, और 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, और उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम, v बाई टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो q इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टी। एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ बाई टी वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूबिक होगा, अगर फीट क्यूब पर सेकंड होगा तो क्यूसेक होगा। अब देखिए कहीं कहीं टीएमसी में भी दिया रहता है, तो टीएमसी क्या है? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। 1000 को हम 1000 लिख दिए यहाँ पे, और मिलियन को 10⁻⁶ लिखिए, क्यूबिक फीट को फीट क्यूब लिख दिए। और 1 फीट इक्वल्स टू 0.304 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10⁹ इंटू 0.304 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एम डॉट इक्वल्स टू मास रेट ऑफ फ्लो एम बाई टाइम हो जाएगा, यूनिट्स जो हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। एम डॉट इक्वल्स टू रो ए भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी, मास रेट ऑफ फ्लो मास बाई टाइम हो गया, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टी, तो रो इंटू ए इंटू एल बाई टी वेलोसिटी हो जाएगा, तो रो ए भी हो जाएगा। तो इसको ए भी को हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में मास, डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होगा। अगर एयर का डेंसिटी पूछा जाए तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब होगा, और वाटर का डेंसिटी पूछा जाए तो 1000 kg पर मीटर होगा। मरकरी का डेंसिटी पूछा जाए तो 13600 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। वेट का आपका न्यूटन और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू रो इंटू जी हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वी बाई वॉल्यूम बाई मास हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1/रो हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एस इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। मतलब वेट इक्वल्स टू रो जी हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो रो डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, ठीक है। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? टाउ जो है, न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी,
जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के और एंगुलर डिफॉर्मेशन के। मतलब जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीवी बाई डी वाई का। टाउ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीवी बाई डी वाई का। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डीवी बाई डी वाई हो जाएगा। डीवी बाई डी वाई इक्वल्स टू वी बाई वाई होगा। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी ऑफ एयर जो होगा 1.2 kg पर मीटर की होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा 1000 kg पर मीटर की होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.001 होगा और डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ जो एयर होगा वो 18 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी है। डीवी बाई डी वाई जो है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है या फिर इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब देखिए जो आपका शियर स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल्स टू म्यू वी बाई ए। तो आप ये भी लिख सकते हैं एफ बाई ए इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई हो जाएगा। अब देखिए यूनिट क्या होगा म्यू का, डायनेमिक विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल सेकंड हो जाएगा। सीजीएस में अगर आप देखिएगा तो डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर होगा। मतलब इसको हम पॉइज भी बोल सकते हैं। एक पॉइज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब 0.1 पास्कल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए विस्कोसिटी वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे 1/100 पॉइज होता है और 1 सेंटी पॉइज होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो विस्कोसिटी होता है वाटर का वो 20 डिग्री सेल्सियस पे 1/100 पॉइज और 1 सेंटी पॉइज हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या बोले, टाउ इक्वल्स टू म्यू डीवी बाई डी वाई। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में शाफ्ट मूव कर रहा है और उसमें फ्लूइड भी भरा हुआ है। तो इसका सपोर्ट दैट ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर डी है और इसके बीच का जो स्पेस है ये वाई है। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू म्यू डीवी बाई डी वाई, इसको टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर भी लिख सकते हैं। फोर्स मतलब शियर फोर्स अप्लाइड इंटू रेडियस ऑफ द शाफ्ट करेंगे तो टॉर्क निकल जाएगा, सॉरी शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर होता है। तो पावर इक्वल्स टू एफ इंटू वी के जगह पे ओमेगा आर, एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर के जगह पे टाउ लिख सकते हैं। टॉर्क इंटू डब्लू और इसका यूनिट हो जाएगा वाट। और ये यहाँ पे जो एफ होगा वो एफ बाई ए इक्वल्स टू म्यू वी बाई वाई, ये वाला एफ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वी इक्वल्स टू पाई डी एल बाई 60 भी ले सकते हैं इस केसेस में। सरफेस एरिया पाई डी एल हो जाएगा। और ये है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू बाई रो होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई रो। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है एसआई यूनिट में। और सीजीएस यूनिट में अगर आप देखिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इसको हम एक स्ट्रोक भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक स्ट्रोक इक्वल्स टू आपका कितना होता है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10⁻4 स्ट्रोक होगा। एक सेंटी स्ट्रोक इक्वल्स टू 1/100 स्ट्रोक होगा। ठीक है, पावर डिसिपेटेड एज ए हीट इक्वल्स टू शियर फोर्स इनटू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट। मतलब पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे यू लिख दिए और फोर्स की जगह पे टाउ इनटू पाई डी लिख दिए। ठीक है, टाउ इनटू शियर फोर्स इनटू शियर फोर्स के इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डीवी बाई वी होगा माइनस डी बाई डी, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसीलिए हम माइनस साइन यहाँ पे दिए। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो आपका बल्क मॉडुलस का वैल्यू भी बढ़ता है। ठीक है, तो डीपी इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन और डीवी बाई वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन। ठीक है, सपोज दैट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो चेंज हो रहा है वो 0.1%, तो जीबी डीबी बाई वी का जो वैल्यू होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा जो हो जाएगा बल्क मॉडुलस का रिवर्स हो जाएगा। मतलब डीपी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और डीवी बाई वी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या फिर बल्क मॉडुलस हो गया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन देखिए यहाँ पे, इसको हम सिग्मा से डिनोट कर दिए। सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, कोहेशन की वजह से सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स या फिर पुल या फिर टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाई यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस, ये हो जाता है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है,
तो लिक्विड ड्रॉप के लिए जो सरफेस टेंशन, लिक्विड ड्रॉप के लिए जो प्रेशर होगा वो 4 सिग्मा बाई डी होगा। ठीक है, प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो 4 सिग्मा बाई डी होगा। ठीक है, जो बबल फॉर्म किया तो उसके अंदर में जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो, और सरफेस टेंशन 4 सिग्मा बाई डी हो जाएगा। सोप बबल में 8 सिग्मा बाई डी होगा। ठीक है, और सिग्मा डब्ल्यू जो है ये आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.0735 न्यूटन पर मीटर है। अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कोहेशन का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या क्या मोलिकुल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कोहेशन डिक्रीज होता है। इसके वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। जेट के केसेस में डेल्टा पी इक्वल्स टू सिग्मा बाई आर, मतलब 2 सिग्मा बाई डी होता है। ठीक है, ये आपका लिक्विड ड्रॉप हो गया, ये आपका सोप बबल हो गया, और ये हो गया आपका जेट। कभी कभी एयर बबल्स भी होता है, हवा में जो होता है एयर बबल रेज इन द लिक्विड ट्रीटेड एज एयर ड्रॉपलेट, उसमें भी 4 सिग्मा बाई डी होता है, वाटर ड्रॉपलेट ही होता है। ठीक है, अब इसको जो आपका सरफेस टेंशन है इसको हम टेंसियोमीटर या फिर स्टेगलोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेस टेंशन मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कैपिलरी राइज और कैपिलरी जो राइज है और कैपिलरी जो फॉल है, कैपिलरिटी जो होता है, कैपिलरिटी क्या होता है, राइज और फॉल इन द लिक्विड व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड। ठीक है, उसी को हम कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल होता है। तो ये आपके जो कैपिलरी है वो कोहेशन और एडहेशन दोनों के वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर कोहेशन का वैल्यू एडहेशन से ज्यादा है, अगर कोहेशन का जो वैल्यू है एडहेशन से ज्यादा है तो क्या होगा, राइज होगा कि फॉल होगा, फॉल होगा। ठीक है, मरकरी के केसेस में आप देखे होंगे। और अगर एडहेशन का वैल्यू ज्यादा होता है कोहेशन से, ठीक है, मतलब ग्लास और पानी के बीच में, तो ये आपका राइज होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है, वाटर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कैपिलरी जो राइज और फॉल होगा वो होगा आपका 4t cos थीटा डिवाइडेड बाई w इंटू डी। 4t cos थीटा, w को यहाँ पे हम रोजी लिख सकते हैं, रोजी इंटू डी, मतलब 4t बाई रो जी डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो थीटा है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो कि 0 होता है वाटर के लिए और 128 डिग्री होता है मरकरी के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, H1/H2 इक्वल्स टू D2/D1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अगला टॉपिक, कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन जो होता है ये आपके लो वेपर प्रेशर की वजह से, देखो कभी कभी पंप वगैरह पाइप में, टरबाइन में एकदम क्या हो जाता है, पपड़ी टाइप का निकलने लगता है, वो क्या होता है, कैविटेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मेजर कर, ये आपका लो वेपर प्रेशर की वजह से। वेपर प्रेशर क्या है, आपका जिस भी प्रेशर से जो आपका लिक्विड बबल है, जो लिक्विड है वो बॉयल होकर ऊपर इवापोरेट है, जो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं कि कितना कैविटेशन होना चाहिए ताकि आपका वो पाइप को क्षति नहीं पहुंचाए। ठीक है, सेफ कंडीशन क्या है, तो इसको हम मेजर करते हैं थॉमस फैक्टर या फिर कैविटेशन नंबर सिग्मा सी से। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इसका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय वर्किंग हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइडेड बाय वर्किंग हेड। और सेफ रेंज क्या है, 0.1 से लेके 0.3 के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपका कैविटेशन का वैल्यू 0.1 से लेके 0.3 के बीच में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैविटेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेटेड वेव c इक्वल्स टू रूट के बाई रो होता है। v इक्वल c इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेटेड वेव। पानी के अंदर में क्या होता है, फ्लो को अगर आप रोकते हैं वाल्व से, तो अगर सपोज बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, फ्लो के साथ मूव कर रहा है, उसमें वाल्व तुरंत आप क्लोज कर देते हैं तो उसमें एक वेव जनरेट होता है जो बैक की तरफ होगा।
उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेटेड वेव c इक्वल्स टू रूट के बाई रो होता है। यहाँ पे k जो है बल्क मॉडुलस हो जाएगा, जो कि इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, और जो आपका रो होगा वो डेंसिटी होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखिए जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का, क्योंकि P इक्वल्स टू रो आर टी होता है। ठीक है, जबकि जो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्योंकि ये T नीचे आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम बताना शुरू में भूल गए थे कि विस्कोसिटी जो है और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? अगर हम लिक्विड के केस में पहले हम बात करें, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, लिक्विड के केस में हम बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसमें का जो मोलिकुल्स, उसमें का जो पार्टिकल्स होता है, वो जो दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के उसमें है, तो वो बॉन्ड जो है वो टूटना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड विल स्टार्ट टू ब्रेक, तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे ही कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तभी वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर जैसे ही टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं लिक्विड के केसेस में, तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करता है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिक्विड में जो विस्कोसिटी होता है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, इसलिए यहाँ पे कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर रहा है, इसलिए म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है? डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर वही जो वैल्यू है वो अगर गैसेस की बात करें, तो गैसेस में कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जीरो होता है गैसेस केसेस में। इसमें आपका जो विस्कोसिटी होता है वो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मोलेकुल के से होता है। ठीक है, इसमें अगर आप VRMS का वैल्यू निकालते हैं तो √3 RT/m होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाते हैं तो RMS का वैल्यू भी बढ़ जाता है, मतलब रैंडमनेस बढ़ता है। रैंडमनेस जैसे ही बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा इन गैसेस। ठीक है, और आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। लिक्विड के केसेस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एक ही चीज है, और जो ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये आपका सेम रहेगा, जो आप रिमेन सेम रहेगा। जबकि गैसेस के केसेस में क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो म्यू जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो म्यू सेम रहेगा, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। अब देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.01 पास्कल सेकेंड होगा, और डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर 0.0001 पास्कल सेकेंड होगा। मतलब जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वाटर का वो 50 से 55 टाइम्स है एयर से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। म्यू जो है वो मेजरमेंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। म्यू क्या है? मेजरमेंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में। दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक होता है आइडियल फ्लूइड और एक होता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होगा, सरफेस टेंशन जीरो होगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड में। और एक इमेजिनरी फ्लूइड है, शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा। जबकि रियल फ्लूइड में सब कुछ होगा, विस्कोसिटी भी होगा, सरफेस टेंशन भी होगा, शियर स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, और रियल फ्लूइड को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए टाउ इक्वल्स टू म्यू dV/dy होता है। ठीक है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dy, और जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो म्यू एक टर्म आ जाता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू dV/dy हो जाता है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होगा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो टाउ होगा वो b प्लस ए इंटू dV/dy के पावर n होगा। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। a आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, n आपका फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है, और b जो है वो कांस्टेंट है जो कि फ्लो डिपेंडेंट होगा और टाइम डिपेंडेंट होगा।
ठीक है, ये ग्राफ में आप देख रहे होंगे, ये आपका आइडियल फ्लूइड है, इसका ग्राफ जो है इसी अप्लाई करेगा। एन ग्रेटर देन 1 डायलेटेंट फ्लूइड होगा, एन इक्वल्स टू 1 न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, एन लेस देन 1 स्यूडोप्लास्टिक होगा। और देखिए ये तीनों टाइप के आपका जो फ्लूइड है, इसमें यील्ड शुरू में इनिशियल यील्ड स्ट्रेस रहेगा, इसमें आपका थैक्सोट्रॉपी है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है और रिहोपैक्टिक है। ये दोनों जो फ्लूइड है ये आपका टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, बाकी सब जितना भी है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सिग्मा कॉस टू सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाय रो जी आर टू माइनस आर वन, ये आपका कैपिलरी हाइट होता है। पैरेलल प्लेट में जो हो जाएगा वो सिग्मा कोस थीटा बाय रो जी आर होगा, मतलब कैपिलरी हाइट का जो हाइट होगा वो 2 इंटू पैरेलल प्लेट के हाइट के बराबर होगा, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में हम देख लेते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स में बिहेवियर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट, ठीक है, तो उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोल दिए। देखिए फ्री सरफेस पे, ठीक है, वाटर की अगर फ्री सरफेस, जैसे इधर पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन फ्री सरफेस हो जाएगा अगर ओपन है तो यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू जीरो होता है। क्यों टाउ इक्वल्स टू जीरो होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका विस्कोसिटी जीरो होगा, डीवी बाई डी वाई का वैल्यू भी जीरो होगा। प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच होता है, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक वेट इंटू एच भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू रो इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है। dp बाई डी एच इक्वल्स टू प्लस रो जी, तो हाइट जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो dp बाई डी एच इक्वल्स टू माइनस रो जी हो जाएगा, ठीक है। मतलब चेंज इन प्रेशर अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज करता है, और चेंज इन जो आपका हेड है वो अगर नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज आप हो गया। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर लेवल। अगर प्रेशर जो है वो जीरो प्रेशर लेवल से मेजर होता है तो उसी को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। गॉज प्रेशर किसको बोलते हैं, मेजर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस लेके अगर मेजर हो रहा है तो उसको हम गॉज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसके ऊपर का जो भी प्रेशर होगा वो पॉजिटिव गॉज प्रेशर होगा, इसके नीचे जो भी प्रेशर होगा वो होगा आपका निगेटिव गॉज प्रेशर होगा। इसी को हम वैक्यूम या फिर सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, जो नीचे वाला है एटमॉस्फेयर से नीचे में। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हैं गॉज प्रेशर में, ठीक है, वो उसी को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। हमेशा आप यही याद रखिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर एकदम जीरो से स्टार्ट होता है, और जो आपका गॉज प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के स्टार्ट होता है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और गॉज प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो गॉज जो है वो एटमॉस्फेयर को पेरिक प्रेशर को जीरो मानता है, जबकि जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है वो जीरो आपका और नीचे वाला को मतलब जीरो से स्टार्ट ही करता है, तो जीरो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद ऊपर प्रेशर। मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो जीरो है, ये हमें ये निगेटिव नहीं हो सकता है। टोटल प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू रो जी ए एच बार होगा, ठीक है। अगर वर्टिकल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वर्टिकली रखा हुआ है तो एच बार इक्वल्स टू एच बाई टू होगा, ओरिजेंटल अगर है तो एच बार इक्वल्स टू एच होगा, और अगर इंक्लाइंड है तो एच बार इक्वल्स टू एल बाई टू साइन थीटा होगा, ठीक है। इंक्लाइंड होगा तो टोटल प्रेशर में एच बार का वैल्यू, सेंटर ऑफ प्रेशर एच 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 बार से एच आपका स्टार से डिनोट करते हैं, जो कि सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, ठीक है। अब एच एच स्टार इक्वल्स टू एच बार प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार, ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। इंक्लाइंड में एच स्टार इक्वल्स टू एच बार प्लस आई सी जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एच बार, ये आपका इंक्लाइंड होगा, और एच स्टार इक्वल्स टू एच बार होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल में हो जाएगा, ये आपका इंक्लाइंड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका आईसीजी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इमर्ज सरफेस अबाउट इट्स सेंट्रोइड एक्सिस पैरेलल टू द फ्री सरफेस, इन केस ऑफ ट्रिंगल जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बी एच क्यू बाई 36 होगा, ठीक है।
इमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस में, इमर्ज्ड अगर कर्व सरफेस है तो FH क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑन ए वर्टिकल प्लेन रो जी ए एच बार, और FB हो जाएगा वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस। ये दोनों का जो अगर रिजल्टेंट निकालना है तो FB स्क्वायर प्लस FH स्क्वायर करेंगे। हॉरिजॉन्टल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो A इक्वल्स टू B इंटू एल हो जाएगा, वर्टिकल है तो H इंटू एल हो जाएगा। टाउ मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 या फिर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 या फिर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, दोनों में से, तीनों में से जो ग्रेटर होगा वही होता है आपका टाउ मैक्स का वैल्यू, शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इज इक्वल्स टू बायोंसी फोर्स, ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, और आपका क्या होता है, बायोंसी फोर्स होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्स्ड, या फिर सेंटर ऑफ बायोंसी हो जाएगा। देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपका कंटेनर में रखा हुआ है, उसमें टेंशन फोर्स T लग रहा है और नीचे में आपका वेट लग रहा है, अगर वो आग ऊपर मूव करेगा तो बायोंसी फोर्स भी ऊपर ही लगेगा, तो T प्लस FB इक्वल्स टू W हो जाएगा। अगर ऊपर बायोंसी फोर्स लग रहा है, वेट तो हमेशा नीचे लगेगा और T जो नीचे लग रहेगा, तो W प्लस T इक्वल्स टू FB हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए वेट ऑफ अ स्टोन इन एयर माइनस वेट ऑफ अ स्टोन इन वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए, फ्लोटिंग बॉडी के लिए अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है कि कैसे अगर वो स्टेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए ये सीक्वेंस याद रखिए, एम जी और बी, एम जी बी वाला सीक्वेंस याद रखिए। GM जो होगा, G से लेके M जो होगा, वो आपका मेटासेंट्रिक हाइट होगा। GM का जो वैल्यू होगा वो BM माइनस GB होगा, BM माइनस GB होगा। ठीक है, GM का वैल्यू BM माइनस GB होगा, GM का वैल्यू BM माइनस GB होगा, और आपका BM इक्वल्स टू, ठीक है, BM इक्वल्स टू B और M इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस I बाई V होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा। MB जो होगा वो मेटासेंट्रिक रेडियस है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए अगर GMB MGB है, अगर MGB है एक साथ में, M पहले इसके बाद G इसके बाद, तो स्टेबल होगा। उसके बाद जो भी सीक्वेंस होगा वो अनस्टेबल सीक्वेंस होगा। GMB हो जाए चाहे जो भी हो जाए, MGB के अलावा जो भी सीक्वेंस होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, इफ M कोइंसाइड विथ G इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर M जो है, GM का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लान और टॉप व्यू ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एट द फ्लोटिंग लेवल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, I/y इक्वल्स टू LB Q/12 और I/y इक्वल्स टू 6π/64 D⁴। ठीक है, स्टेबल के लिए, स्टेबल अगर है, ठीक है, अगर स्टेबल फ्लो है तो GM ग्रेटर देन 0 होता है, अनस्टेबल के लिए GM लेस देन 0 होता है, और न्यूट्रल के लिए GM इक्वल्स टू 0 होता है। अगर सबमर्ज्ड बॉडी है तो हमेशा याद रखिएगा स्टेबल जो होगा वो B होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी, और ये आपका G जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, अनस्टेबल जो होगा वो GB होगा, न्यूट्रल जो होगा G और B के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन अगर आपको देखना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है तो 2π T इक्वल्स टू क्या होता है, 2π√L/G होता है। L के जगह पे K²/G हो जाएगा। ठीक है, K² 2π√K² G इंटू GM जो होगा वो मेटासेंट्रिक हाइट है, K जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, और G तो आपको पता ही है। ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला फॉर मेटासेंट्रिक हाइट का जो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, W डैश इंटू एक्स डिवाइडेड बाई W इंटू टेन थीटा। थीटा जो है वो एंगल ऑफ टिल्ट है, W जो है वो वेट ऑफ शिप है, x जो है वो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप है, और W डैश जो है वो ट्रांसवर्स शिफ्टेड वेट है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए GM इक्वल्स टू 0 होगा। सिलेंडर के लिए L/D इक्वल्स 1/√8 इंटू एस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट फ्लो रेट दिया हुआ है पाई किलोग्राम पर सेकंड, मतलब मास रेट ऑफ फ्लो जो दिया हुआ है रो इंटू क्यू, पाई किलोग्राम पर सेकंड दिया हुआ, तो क्यू इक्वल्स टू ऐसे हम निकालते हैं। शियर स्ट्रेस सेट अगर निकालना है आपको, यू वी वेक्टर इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, तो शियर स्ट्रेस सेट जो है टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू dv/dx प्लस du/dy होगा। टाउ एक्स वाई है तो एक्स dv/dx और प्लस del u/del y होगा। ठीक है,
जेड नहीं है इसलिए जेड का कोई भी टर्म नहीं है। सबसे पहले हम भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, इसके बाद यू को वाई के रिस्पेक्ट में। टाउ वाई और टाउ वाई जेड और टाउ एक्स जेड वाई अगर निकालना है तो म्यू इंटू डेल डब्लू। अब यहाँ पे वाई और जेड आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम जेड डब्लू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, भी को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसी तरह टाउ जेड एक्स आ रहा है तो एक्स और जेड, एक्स का मतलब यू और जेड का मतलब डब्लू। ठीक है, पहले हम यू को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद डब्लू को उस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इससे आपका शियर स्ट्रेन रेट निकालना है तो ई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू डेल डब्लू बाई डेल वाई। देखिए वाई की जगह पे डेल डब्लू वाई और यहाँ पे जेड होगा, ऊपर में रिवर्स होगा, यहाँ भी रहना चाहिए था लेकिन डब्लू होगा और यहाँ पे भी होगा, भी बाई जेड होगा शियर स्ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप। आते हैं नेक्स्ट, देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग फ्लूइड अगर मोशन में है तो स्टडी करते हैं तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, इसमें हम लोग फोर्सेस वगैरह को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखिए इसमें हम लोग स्टडी जो फ्लो होता है वो किसी भी फ्लूइड पैरामीटर का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर जीरो आता है तो स्टडी होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है। ठीक है, और ये जो फंक्शन होता है वो आपका एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। स्टडी फ्लो कब होगा, जब कोई भी पैरामीटर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्लूइड पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो उसको हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अनस्टडी कब होगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो फ्लूइड पैरामीटर है वो चेंज होता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा। ठीक है, स्टडी कब होगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लूइड पैरामीटर चेंज नहीं होगा तो स्टडी फ्लो होगा। अनस्टडी कब होगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब चेंज होगा मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, जीरो नहीं आएगा, तो उसको हम अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एक्स और टी का फंक्शन होगा, एक्स वाई टी का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा। यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है, जब वेलोसिटी जो है वो स्पेस के रिस्पेक्ट में किसी भी एक फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में टाइम वहाँ पे फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो अगर डिफरेंशिएट करने पे जीरो वैल्यू आता है मतलब चेंज नहीं होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसको कब बोलेंगे, जब जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, सॉरी चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, फ्लो होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई जी होगा। थीटा जो होगा वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द फ्री वाटर सरफेस टू द हॉरिजॉन्टल। कंप्रेसिबल होगा, ठीक है, तो डेंसिटी जो है वेरी करेगा। इनकम्प्रेसिबल होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंप्रेसिबल होगा मतलब एयर होगा, गैसेस होगा। इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब वाटर होगा और ऑयल होगा। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स होता है। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स को हम एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, विस्कस फोर्स को टाउ इंटू ए लिखेंगे। जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो रो वी डी बाई म्यू होगा और वी डी बाई न्यू होगा। ठीक है, और पाइप फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर का अगर वैल्यू लेस देन 2000 होता है तो लेमिनार फ्लो होगा, अगर ग्रेटर देन 4000 होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है, तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। डी जो है यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, और न्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो कि म्यू बाई रो होता है। अब देखिए स्ट्रीम लाइन इक्वेशन क्या होता है 3 डायमेंशन में, तो dx बाई यू, dy बाई वी और dz बाई w जो होता है ये आपका स्ट्रीम लाइन इक्वेशन होता है। v इक्वल्स टू यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू इंटू के कैप होता है। अगर v वेक्टर निकालते हैं तो ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर ए कैफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ ए जेड के कैफ, तो अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हैं तो रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल यू बाई डेल जेड होगा। ठीक है,
ये जो है ये पूरा का पूरा कन्वेक्टिंग और एडिटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। डेल यू बाई डेल टी जो होगा वो क्या होगा, लोकल और टेम्पोरल इक्वेशन होगा, टेम्पोरल एक्सेलरेशन होगा। उसी तरह ए वाई निकालिएगा तो डेल वी बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी बाई डेल जेड, ये आपका ए वाई होगा। ए जेड क्या होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स और वी इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। ठीक है, ये होगा। ये जो है ये पूरा का पूरा डेल यू बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी लोकल और टेम्पोरल इक्वेशन है। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है ये आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टेम्पोरल इक्वेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, स्टडी फ्लो क्या होगा, स्टडी फ्लो में जो लोकल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो जीरो होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। स्टडी फ्लो में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है फ्लूइड पैरामीटर। ठीक है, तो लोकल एक्सेलरेशन जो है स्टडी फ्लो में जीरो हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स ए है, इस पॉइंट पे एक्स बी है, यहाँ पे वेलोसिटी वी है, यहाँ पे वी बी है, तो मीन वेलोसिटी निकालना है तो वी ए प्लस वी बी डिवाइड टू हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है अगर तो वी ए प्लस वी बी बाई टू होगा और वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग का बात करें तो एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वी ए इंटू डी वी बाई डी एस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी ए के जगह पे वी ए इंटू डी वी के जगह पे वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। एक्सेलरेशन एट द एंड अगर आपको निकालना है तो वी बी इंटू डी वी बाई डी एस हो जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन जो होता है अगर आपका सर्कुलर एक्सेल के केसेस में ये आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर भी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो टोटल ये रिजल्टेंट जो होगा रूट अंडर ए एम का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होता है। मास फ्लो रेट तो ये हम पहले बताए थे, एम बाई टी रो क्यू रो ए भी होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिबल फ्लो में, कंप्रेसिबल हो उसमें क्या होता है, रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टी होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, और अगर इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल हो मतलब डेंसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा, तो उस केसेस में जो डिस्चार्ज होगा ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टी होगा। ठीक है, वी इक्वल्स टू यू आई कैफ प्लस वी जे कैफ प्लस डब्ल्यू के कैफ होगा। ठीक है, ये होगा आपका फॉर 3D फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। ये होगा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी। ठीक है, स्टडी इक्वेशन है ये इनकम्प्रेसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे टी का कोई फंक्शन नहीं है और डेंसिटी कांस्टेंट है। अनस्टडी अगर इक्वेशन, अनस्टडी फ्लो के लिए अगर इक्वेशन लिखे और कंप्रेसिबल के लिए तो डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल वी बाई डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। ये आपका अनस्टडी फॉर कंप्रेसिबल फ्लो के लिए होगा। स्ट्रीम फंक्शन जो होगा फॉर 2D सिस्टम के लिए स्पेस बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन इंडिकेट वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज। यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा वो होगा आपका फाई टू माइनस फाई वन इंटू बी होगा। ठीक है, फाई टू माइनस फाई वन इंटू बी होगा। यहाँ पे B अगर नहीं दिया हुआ है तो B का वैल्यू 1 लेंगे हम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन, ये आपका स्ट्रीम लाइन हो गया, ये आप स्ट्रीम ये आपका क्या है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन है तो डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वी और डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस यू होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई ई रोटेशनल फ्लो के लिए पूछे तो लैपलेस इक्वेशन उसके लिए वैलिड होना चाहिए, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये आपका ई रोटेशनल फ्लो के लिए होगा। ये आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है फाई है और 3D फ्लो के लिए डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस यू, डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस बी।
ये आपका स्ट्रीम फंक्शन है और ये आपका क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है। ई रोटेशनल फ्लो के लिए डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये आपका लैपलेस इक्वेशन है, ठीक है। ई रोटेशनल फ्लो के लिए लैपलेस इक्वेशन हो गया। अब देखिए रोटेशनल फ्लो के लिए अगर आप निकालिएगा तो रोटेशनल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड। तो डब्ल्यू एक्स निकालिएगा तो हाफ डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड होगा। रोटेशनल फ्लो अगर वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वह हाफ डेल वी बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। उसी तरह डब्ल्यू जेड निकालना है, देखिए यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, जेड है ना यहाँ पे, तो एक्स वाई इधर आएगा, यहाँ पे वाई है तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स होगा, एक्स वाई जेड सीरीज क्रम में आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स है तो इसके बाद वाई, इसके बाद जेड होगा, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड के बाद एक्स रिवर्स आ जाएगा, इसके बाद वाई। तो डब्ल्यू एक्स है तो डेल डब्ल्यू डिवाइडेड, देखिए अब एक्स है तो वाई और जेड आएगा, और आपको पता है कि यू भी और डब्ल्यू कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू के में वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि भी डब्ल्यू ही लेंगे यहाँ पे, और भी जो है जेड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा, यू भी डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई जेड का सपोज दैट कंपोनेंट है। तो अगर एक्स है तो नीचे में वाई जेड आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब वाई जो है, अब हम इसमें दो टर्म चुनते हैं, भी और डब्ल्यू, तो इसको डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए ऐसा होता है। इरोटेशनल फ्लो का अगर हम बात करें तो डब्ल्यू एक्स जीरो होना चाहिए, डब्ल्यू वाई जीरो होना चाहिए, डब्ल्यू जेड जीरो होना चाहिए, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई डेल भी बाई जेड, एक्स है तो वाई और जेड, वाई है तो जेड और एक्स, और जेड है तो एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए कॉची रीमैन्स इक्वेशन, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस यू होता है। यह आपका कॉची रीमैन्स इक्वेशन होता है। इरोटेशनल फ्लो के लिए डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल्स टू भी इरोटेशनल फ्लो के लिए होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। अब देखिए सर्कुलर के लिए गामा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वी टी डी एस होगा, मतलब वी कॉस थीटा इंटू डी एस होगा सर्कुलेशन, और वर्टिसिटी जो होगा पाई इक्वल्स टू 2w होगा, सर्कुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। w जो होगा वो आपका रोटेशनल कंपोनेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2wx, y के रिस्पेक्ट में 2wy, और डेल x के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में 2wz हो जाएगा, ठीक है। ई रोटेशनल फ्लो के लिए जो आपका पाई है वो जीरो होगा, पाई इक्वल्स टू पाई एक्स वाई कैप पाई वाई जे कैप पाई जेड जे कैप, और पाई इक्वल्स टू डेल्टा क्रॉस भी कैप हो जाएगा, ठीक है। वोर्टिसिटी जो होगा वो आपके रोटेशनल कंपोनेंट के दुगना होता है, 2x को देख रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कॉची रीमैन्स इक्वेशन। देखिए ये आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है फाई, और ये आपका है स्ट्रीम फंक्शन, डेल फाई बाई डेल एक्स ये होता है माइनस यू, और डेल साई बाई डेल वाई होता है माइनस यू, डेल साई बाई डेल एक्स और माइनस डेल साई बाई डेल वाई ये होता है भी, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। अब आगे देखते हैं हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अगर आपको निकालना है एक्स वाई प्लेन में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालना है एक्स वाई प्लेन में, तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई होगा, ठीक है। उसी तरह सर्कुलेशन निकालना है तो वर्टिसिटी इंटू एरिया हो जाएगा, मतलब डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिसिटी इन पर्टिकुलर एरिया। बाउंडेशन ऑन फाई निकालना है तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेशन ऑन फाई निकालना है तो ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया। अब हम आते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे इसका वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। ये जो है ये सारे जो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग इस पार्ट पूरा फ्लूइड को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।